नमस्कार बंधुओं। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत मैं एक व्याख्यान देना चाहता हूं और इसमें आज मैं बात करूंगा उन विदेशी महिलाओं की जिन्होंने जन्म तो विदेश में लिया लेकिन भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना और इसकी भौगोलिक खूबसूरती को देखकर, सुंदरता को देखकर के ये विदेशी महिलाएं भारत में आईं और इसके बाद भारत में ही उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र चुना। ऐसी विदेशी नारी शक्ति का भारत को प्रणाम, विश्व को एक अनोखा पैगाम। इस विषय पर आज मैं जिन विदेशी नारियों की बात करने जा रहा हूं उनमें से मैंने 4 महिलाओं को चुना है जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, मैं नमन करना चाहता हूं मदर टेरेसा को। उसके बाद श्रीमती एनी बिसेंट, इसके बाद सिस्टर निवेदिता और मीराबेन। इन 4 नारी शक्तियों को आज मैं नमन करते हुए इनके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉन्जे या मैसिडोनिया में हुआ था। मैसिडोनिया यूगोस्लाविया का एक स्टेट बाद में बना है, तो ये यूरोप में था। इनके पिता, जिनका नाम निकोला बोइजू, एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का जो बचपन में नाम रखा गया था वो था अग्नेस गोंजा वोइजिजू। इसका मतलब है, ये अल्बानियाई भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कि एक सुंदर फूल की कली जो सब जगह अपनी खुशबू बिखेरती है। शायद ईश्वर ने इसीलिए उनको इस संसार में भेजा था कि वे अपने कार्यस्थली के रूप में भारत को चुने और भारत में मानव कल्याण के लिए कार्य करें। आप 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई। आपको पढ़ाई के साथ साथ गीत गाना और संगीत बहुत अच्छा लगता था। आपने अपना सारा जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया। 18 साल की उम्र में सिस्टर ऑफ लॉरेटो में शामिल हो गई और इसके पश्चात आयरलैंड गई जहां पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीखा। इससे पहले उनकी जो भाषा थी वो अल्बानियाई थी, अल्बानियाई थी। सिस्टर टेरेसा, क्योंकि ये अल्बानिया में टेरेना नामक जगह की रहने वाली थी, इसलिए इनके नाम के साथ टेरेसा लग गया। 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता में पहुंची जहां पर लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल, उस समय अंग्रेज सरकार ने भारत में कई स्थानों पर लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल खोल रखे थे। वहां पर आकर के आप एक शिक्षिका बन गई और बाद में इसी कॉन्वेंट स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बनी थी। आपने जब वहां शिक्षण कार्य कर रही थी तो आपने कलकत्ता में देखा कि बहुत सारे लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं। ऐसे लोगों को देख करके आपका हृदय बहुत ही कोमल हो गया और आपने मानव सेवा का निर्णय लिया। 1942 ईस्वी में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो उस समय आपने भी अपनी सेवा भारतीयों को देने का निर्णय लिया। 1946 में इन गरीबों, असहायों और लाचारों के लिए आपने मिशनरी ऑफ चैरिटी में भाग लिया और इसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल में आपने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। 1948 में आप फिर से वापस कलकत्ता आ गई और आपने नर्सिंग का काम शुरू कर दिया। लोगों के घाव को साफ करना, उस पर मरहम पट्टी लगाना और उनकी सेवा करना आपने अपना परम धर्म समझा। इसके बाद आप लगातार वहां पर कार्य करती रहीं। 7 अक्टूबर 1950 को
वेटिकन जो कि रोम में है, जहाँ पर पोप रहते हैं, वहाँ से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए अनुमति मिल गई और आपने तमाम भूखे, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े, लूले, अंधे लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में सबसे पहले केवल 13 लोग शामिल हुए थे और इसके बाद ये संख्या बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। मदर टेरेसा ने 2 प्रमुख संस्थाएं खोली शुरू में, जिसमें एक का नाम था निर्मल हृदय और दूसरी का नाम था निर्मला शिशु भवन। निर्मल हृदय असाध्य लोगों के रोगियों की सेवा करने के लिए खोला गया था और जो शिशु भवन खोला गया था वो अनाथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए खोला गया था। आपने सच्ची लगन और मेहनत के साथ भारत में काम किया और तमाम बेसहारों को, जो धूल में पड़े होते थे, उनको गोद में उठा करके, अनेक कुष्ठ रोगियों को जिनसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, ऐसे लोगों को आपने अपनी सेवा प्रदान की और मानवता का कल्याण किया। आपकी इस सेवा को देखते हुए न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और आपको सम्मान दिए गए। मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हुए। भारत सरकार ने 1962 ईस्वी में आपको पद्म श्री सम्मान दिया और इसके बाद 1980 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक सम्मान भारत रत्न आपको दिया गया। इसके बाद 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था और इस पुरस्कार की जो धनराशि थी $1,92,000, उसमें से आपने ₹1 भी या $1 भी नहीं लिया। पूरी की पूरी धनराशि आपने गरीबों के लिए दान कर दी और ये कहा कि मेरे ये पैसे उन असहायों को, उन गरीबों को उनकी सेवा में लगाए जाएं, जिससे कि मानवता की रक्षा की जा सके। इसके बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। आपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके लोगों के कल्याण के लिए, दरिद्रों की सेवा करने के लिए, कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए जगह जगह आपने काम किया। इसके अलावा आप समस्त विश्व में आप घूमी, मैक्सिको में जाकर के आपने सेवा की लोगों की, और अन्य अनेक देशों में जाकर सेवा की, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब होने लगा और इसलिए आपने 13 मार्च 1997 को मिशनरी ऑफ चैरिटी की अध्यक्षता छोड़ दी और 5 सितंबर 1997 ईस्वी को संसार की मां, जो कि ऐसे गरीब दुखियों और अपाहिजों की सेवा कर रही थी जिनका कोई सहारा नहीं था, ये मां इस संसार से विदा हो गई और अपने विदा होने के समय इन्होंने 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी मिशनरी ऑफ चैरिटी में छोड़े थे, जो 123 देशों में घूम घूम करके मानवता की सेवा कर रहे थे। ऐसी मदर टेरेसा को 19 अक्टूबर 2003 में रोम में धन्य घोषित किया गया और संत घोषित किया गया। ऐसी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं कि जो संसार में मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। अब मैं बात करूंगा एनी बीसेंट की। एनी बीसेंट, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए बहुत कार्य किया था। जब आप आयरिश मूल की थी, आयरलैंड एक देश है, वहाँ की रहने वाली थी आप, और केवल 5 साल की उम्र में आपके पिता का देहांत हो गया। इसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ एनी के साथ आपका पालन पोषण हुआ और इसके बाद आप छात्रावास में रही। 1867 ईस्वी में फ्रैंक विसेंट नामक एक पादरी से आपका विवाह हो गया और उसके बाद 2 संतानें भी उत्पन्न हुई, परंतु उनके साथ आपके विचार नहीं मिले।
कारण ये था कि वो पादरी कैथोलिक चर्च की उन रूढ़िवादी परंपराओं को जीवंत रखना चाहते थे जो मानव के लिए हितकारी ज्यादा नहीं थी, जबकि आप आधुनिक विचारों की थी, इसलिए आप उसमें सुधार चाहती थी। तो जब विचार नहीं मिले तो ये दोनों लोग अलग अलग रहने लगे। इसके बाद एनी बिसेंट ने एक विशेष धर्म के रूप में अंधविश्वास फैलाने वाली इंग्लैंड की चर्च की प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, उस पर तीखे हमले किए और महिलाओं के अंदर धर्मनिरपेक्षता, गर्भ निरोध, फैबियन समाजवाद और मजदूरों के हक की लड़ाई आपने लड़नी शुरू कर दी। और इसके बाद भारत आई आप और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की, जिसने धर्म के क्षेत्र में अनेक नवीन विचारधाराओं को जोड़ा और समाज में विकासवादी विचार को जीवंत बनाया। 1893 ईस्वी में जब आप भारत आई तो आपने पूरे भारत का भ्रमण किया और मध्यवर्गीय लोगों की समस्याओं को देखा। आपने भाईचारा फैलाने के लिए सार्वजनिक तौर पर अनेक स्थानों पर सभाएं की, अपने विचारों को रखा और इसके बाद आपने भारत में देखा कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाया और बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ खोली गई 1898 ईस्वी में। और इसके बाद एनी बिसेंट महिला महाविद्यालय खोला गया था, जिसको आजकल जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और बॉयज के लिए, लड़कों के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला गया था। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में भारत में आकर के कार्य किया। इसके बाद जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो आपने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर के, और पूरा एक आंदोलन चलाया कि जिस देश में जो निवासी हैं उन्हीं का शासन होना चाहिए। तो होम रूल आंदोलन पूरी तरीके से आपने भारत में चलाया और 1917 ईस्वी में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। आपने भारत की राजनीति को समझा, भारत की राष्ट्रीय भावना को समझा और लोगों को प्रेरित किया। न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के द्वारा आपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से 20 सितंबर 1933 ईस्वी को एनी बिसेंट का देहांत हो गया और पूरे जीवन भर वो भारत की सेवा में लगी रही। भारत के लोगों को सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से प्रेरणा प्रदान की। आपकी इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थियां भारत के में सर्वत्र पहुंच सकें, इसलिए उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही किया गया। तो ऐसी एनी बिसेंट को, जिन्होंने भारत में आकर हमारी संस्कृति को अपनाकर हमारे लोगों को प्रेरित किया और अपने जीवन का बहुमूल्य समय भारत की सेवा में लगाया। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं मीराबेन की। मीराबेन, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। मैडलिन स्लेड 22 अक्टूबर 1982 को इंग्लैंड में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता एडमिरल सर एडमंड स्लेड थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नेवी के स्क्वाड्रन थे। आपके पिता बहुत लंबे समय तक भारत में रहे, तो इसलिए आपके ऊपर भी भारतीयता की छाप पड़ी। आपको संगीत में बहुत रुचि थी, यद्यपि आप स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद तरह तरह की भाषाएं सीखना, उन्हें समझना, उसमें भाषण देना, इसमें आप पारंगत थी। आपने फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में आपने पारंगत बनी और इसके बाद आपने अनेक स्तरों पर भाषण दिए। आपके जो प्रमुख सिद्धांत थे उसमें उन्नति और स्वतंत्रता संग्राम
ये महत्वपूर्ण विचारधारा थी। पूरा जीवन आपने इसके लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी से जब आप मिली तो महात्मा गांधी ने आपको ये नाम दिया था मीराबेन, और उसी नाम से आप प्रसिद्ध हुई। भारत की बुनियादी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण और मानव कल्याण जैसे क्षेत्रों में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गांधी के साथ रहते हुए आपने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और यंग इंडिया और हरिजन जैसी पत्रिकाओं में आपने बहुत से लेख लिखे, जिससे कि भारतीय समाज में जन जागरण फैल सके। इसके बाद 1931 ईस्वी में जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी के साथ आप गईं और वहां पर पुनरुत्थान कार्यकारिणी जो बनाई गई थी उसके माध्यम से आपने अपने विचार रखे और भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। आपने एक किसान आश्रम की स्थापना की थी, जिसमें किसानों की समस्याएं और पशुओं की समस्याएं थी। तो जो पशु थे उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, किसानों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए आपने किसान आश्रमों की स्थापना की थी और गांव में जाकर के, अनेक गांव में जाकर के इस तरीके के आश्रम आपने खुलवाए थे, ताकि भारत का जो ग्रामीण परिवेश है उसे आप समझ सकें, वहां के किसानों की मदद कर सकें और पशुओं के जीवन को बचा सकें। आप स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी के साथ खड़ी हुई थी, तो इसके कारण से आपको कई बार जेल जाना पड़ा। 1942 ईस्वी में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ आपको भी गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद आगा खां पैलेस में सरोजनी नायडू, मीराबेन और गांधी जी को रखा गया था। वहां 2 वर्ष तक उनके साथ आप रही जेल में, और इसके बाद आपने वही कार्य किया जिस तरीके से गांधी जी ने निर्देशित किया। अनेक बस्तियों में जाकर के लोगों की सेवा की और निसंकोच सफाई कार्य तक आप करती थी। भारत में इस तरीके से आप लीन हो गई कि आप अपने विदेशी व्यक्तित्व को भूल गई और भारतीय लोगों का कल्याण किया, गरीबों की सेवा की, किसानों को सही राह दिखाई, पशुओं के जीवन की रक्षा की। इसीलिए आपको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मीराबेन ने गांधी जी के विचारों को चारों तरफ फैलाया और भारत सरकार ने इसीलिए आपके किए गए कार्यों के कारण ही 1982 में पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को, वो कहती थी कि मैं विदेशी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। इसीलिए भारत सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक गश्ती पोत का नाम भी आपके नाम पर मीराबेन रखा है। 20 जुलाई 1982 को वियना में आपकी मृत्यु हो गई। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जब आप भारत से वहां वापस गई तो 1982 में आपकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी मीराबेन को, जिन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मैं नमन करते हुए अगली नारी शक्ति को यहाँ पर रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और इनका नाम है भगिनी निवेदिता, या जिनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। आपका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था और आपका जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी को आयरलैंड में टॉयरन जगह पर हुआ था। आपकी मां का नाम मैरी इसाबेल और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। तो आपका परिवार मूल रूप से स्कॉटलैंड का निवासी था। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके 3 भाग हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो इस तरीके से आपका जन्म आयरलैंड में हुआ था, लेकिन आपका परिवार मूल रूप से स्कॉटलैंड का रहने वाला था। तो इस तरीके से एक पुजारी के घर में आपका जन्म हुआ था, जो कि कैथोलिक चर्च को मानने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद आपने बचपन से ही ये निर्णय लिया कि मुझे मानव सेवा के लिए कुछ करना है। बाद में आप मैनचेस्टर
अपनी नानी के घर आ गई, जहां पर 4 साल तक रही और वहां के परिवेश को देखा कि वहां पर भी किस तरीके से कुछ लोग हैं जिनकी मदद की जानी चाहिए। जब मार्गरेट 10 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया और इसके बाद इनकी देखरेख ननिहाल में हुई। हैलिफैक्स कॉलेज में आपने अध्ययन किया और वहां पर जो वहां की प्रधान अध्यापिका थी उनके व्यवहार से आपने ये सीखा कि किस तरीके से लोगों को हमारी जरूरत है। आपने इस विद्यालय में रहते हुए भौतिकी, कला, संगीत और साहित्य में अध्ययन किया था, जिसके द्वारा आपने समाज सेवा शुरू की। इसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी 1895 में अमेरिका से लौटकर आ रहे थे भारत के लिए, तो वो 3 महीने के लिए इंग्लैंड में रुके थे। ऐसे में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई, जहां पर विवेकानंद ने इंग्लैंड के लोगों को एकत्रित करके वेदांत दर्शन समझाया था। उनके व्यक्तित्व से, उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर के आप भारत आ गई और जब भारत में आप आई तो आपने गौतम बुद्ध और विवेकानंद के सिद्धांतों को जब उनका अध्ययन किया, उनको पढ़ा, तो उनसे बहुत प्रभावित हो गई और मानव सेवा में जुट गई। सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, कल्याण, मानव सेवा जैसे आदर्श जो भारतीय संस्कृति के थे, उनको आपने आत्मसात कर लिया। और इसके बाद जब 28 जनवरी 1898 को आप कलकत्ता पहुंची, तो विवेकानंद जी ने वहां के लोगों से मिलकर आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, लोग, साहित्य, इतिहास इत्यादि से परिचित करवाया। और इस प्रकार से आप कलकत्ता वासियों के साथ घुल मिल गए और वहां पर रहकर के 17 मार्च 1898 को रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, उनकी पत्नी शारदा देवी थी। जब आप उनसे मिली तो आपने उनको मां के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने आपको पुत्री के रूप में स्वीकार किया। फिर इसके बाद विवेकानंद जी के कहने पर आपने 25 मार्च को ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया, ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया और उसी समय विवेकानंद जी ने आपको निवेदिता का नाम दिया था। तो इस प्रकार से जो मार्गरेट एलिजाबेथ थी वो अब निवेदिता, सिस्टर निवेदिता बन चुकी थी। आपने एक बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक लिखी है, द मास्टर एज आई सॉ हिम, द मास्टर एज आई सॉ हिम। इस पुस्तक के अंदर आपने विवेकानंद जी के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके दर्शन को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है और आप विवेकानंद जी को राजा कहती थी। राजा का तात्पर्य था एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत, दर्शन, सिद्धांतों, आदर्शों और सभ्यता पर अपनी पूरी पकड़ रखता है। सिस्टर निवेदिता ने पहली बार शारदा देवी के साथ फोटो खिंचवाया था 1911 ईस्वी में, जो फोटो जीवंत हो गया और 1980 के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी शारदा देवी की। तो स्वामी विवेकानंद के साथ रहकर आपने भारत में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति को समझा। अल्मोड़ा में पहली बार पहुंच करके आपने वहां पर ध्यान आश्रम में वहां पर ध्यान किया। इसके बाद आप कश्मीर गई, आपने अमरनाथ की यात्रा की और अन्य अनेक स्थानों पर घूम घूम कर आपने यात्रा की। इसके बाद आपने अनेक स्थानों पर लोगों की सेवा की। कलकत्ता में जब भीषण प्लेग फैला हुआ था और उस समय भारतीय बस्तियों में कोई अंग्रेज जाता तक नहीं था बीमारी के डर से, ऐसे में आपने वहां पर जाकर लोगों को दवाएं दी, लोगों के जीवन को बचाया। आपने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय भी खोला था जिससे कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो सके। इसके साथ ही सिस्टर निवेदिता जो थी वो भारत के राष्ट्रवाद में बहुत विश्वास करती थी। जो राष्ट्रवाद
भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा था, उसका उन्होंने समर्थन किया और सारे विश्व के अंदर उसको फैलाया। 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी को आपकी मृत्यु हो गई और आपकी सम्मान में दार्जिलिंग में आपका स्मारक बनवाया गया है विक्टोरिया फॉल के पास में। तो आपने पूरे जीवन पर्यंत भारतीयों की सेवा की, भारतीयता को समझा। ऐसी इन विदेशी महिलाओं को मैं एक बार पुनः नमन करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति, हमारी सामाजिक समरसता हमारे देश में ही नहीं समस्त विश्व में सद्भाव फैला रही है। मैं फिर से मिशन शक्ति के अवसर पर नारी शक्ति को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।